आज हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च मैथोलॉजी के पेपर में सार्नियन टेबुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सार्नियन का क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं हैं, उसके कितने प्रकार हैं और सार्नियन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक उत्तम सारणी में क्या गुण होने चाहिए, इन सब बातों का हम अध्ययन करेंगे। सामाजिक शोध में आंकड़ों के सारणीयन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सारणीयन का तात्पर्य है कि प्राप्त आंकड़ों को अनेक स्तंभों मीन्स कॉलम्स एवं पंक्तियों रॉज में व्यवस्थित करके उन्हें क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना। इस प्रकार सारणीयन का अभिप्राय सारणी या तालिका टेबल अर्थात टेबल बनाने से है। विभिन्न विद्वानों ने सारणी की परिभाषाएं दी हैं जो इस प्रकार है। जैसे डॉक्टर चतुर्वेदी ने लिखा है कि दो दिशाओं में पढ़ा जा सके इस रूप में पंक्तियों तथा स्तंभों में तथ्यों को एक क्रमबद्ध तौर पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सारणीयन कहा जाता है। इसी तरह एल्हांस ने सारणीयन की परिभाषा देते हुए लिखा है कि विस्तृत अर्थ में सारणीयन तथ्यों के स्तंभों तथा पंक्तियों में व्यवस्थित व्यवस्था है। यह एक और तथ्यों के संकलन और दूसरी ओर तथ्यों के अंतिम विश्लेषण के बीच की एक प्रक्रिया है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि जब एकत्रित तथ्यों का समुचित वर्गीकरण करके उन वर्गीकृत तथ्यों को एक तालिका के अंतर्गत कुछ स्तंभों कॉलम्स और रॉज पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित ढंग से सजा दिया जाता है कि तथ्यों की विशेषताएं व तुलनात्मक महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को सारणीयन कहते हैं। अब सारणीयन के क्या उद्देश्य हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। सामाजिक शोध कार्य में सारणीयन का बहुत महत्व है क्योंकि इससे कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जैसे पहला, तथ्यों को सुस्पष्ट और बोधगम्य बनाना। सारणीयन का पहला उद्देश्य एक तालिका के रूप में तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित ढंग से सजा देना है जिससे यह सुस्पष्ट और बोधगम्य हो जाए। दूसरा, विशेषताओं का प्रदर्शन करना। सारणीयन का दूसरा उद्देश्य विशेषताओं का प्रदर्शन करना है। सारणीयन कर लेने के बाद तथ्य कुछ निश्चित स्तंभों और पंक्तियों में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसी तरह सारणीयन का तीसरा उद्देश्य तथ्यों को तुलना योग्य बनाना है। सारणीयन के द्वारा तथ्यों को इस प्रकार सजा दिया जाता है जिससे उनका तुलनात्मक अध्ययन संभव हो जाता है। सारणीयन का चौथा उद्देश्य तथ्यों को संक्षिप्त रूप प्रदान करना है। अब हम अध्ययन करेंगे कि एक उत्तम सारणी में क्या गुण होने चाहिए। सारणी एकत्रित तथ्यों को सरल, बोधगम्य और आकर्षक बनाने का एक साधन है। एक साधन होने के कारण इसके अंदर इसमें कुछ गुणों का पाया जाना आवश्यक है जो निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, आकर्षकता। एक अच्छी सारणी का पहला गुण आकर्षकता है। अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उत्तम सारणी वही कहलाएगी जो हमारे ध्यान को स्वतः आकर्षित कर ले। सारणी को आकर्षक बनाने के लिए उसके खानों को समानुपातिक रखना, अच्छी लिखावट, साफ लिखावट आदि तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए। सारणी का दूसरा गुण उसका समुचित आकार है। काफ़ी बड़ा या काफ़ी छोटा आकार सारणी के महत्व को कम कर देता है। सारणी का तीसरा गुण तुलना की सुविधा प्रदान करना है। सारणी के अंतर्गत आंकड़ों को अनेक खानों और पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया जाता है कि विषय के विभिन्न पक्षों का
तुलनात्मक अध्ययन करना संभव हो जाता है। सारणी का चौथा गुण इसका स्पष्टता और सरलता है। वही सारणी उत्तम कहलाएगी जो स्पष्ट और सरल होगी। सारणी इतनी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए जिससे एक साधारण व्यक्ति भी उसे देखकर समझ सके, अर्थात तथ्यों की उल्लेखनीय विशेषताएं उसके लिए स्पष्ट हो जाए। सारणी का पांचवा गुण उद्देश्य के अनुकूल होना है। सारणी का निर्माण इस तरीके से किया जाना चाहिए जिससे अध्ययन के इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके जिस उद्देश्य से सारणी को तैयार करना आवश्यक समझा गया है। सारणी का छठा गुण वैज्ञानिकता है। सारणी को मनमाने ढंग से न बनाकर इसे वैज्ञानिक नियमों ढंगों का पालन करते हुए बनाना चाहिए। अब हम सारणियों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। मुख्यतया सारणियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, सरल सारणी, सिंपल टेबल। सरल सारणी को एकल सारणी, सिंगल टेबुलेशन भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत केवल एक लक्षण को ही प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात एक ही गुण की सूचना दी जाती है। और दूसरा है जटिल सारणी, कॉम्प्लेक्स टेबल। इस सारणी के अंतर्गत तथ्यों के एक से अधिक गुणों या लक्षणों पर प्रकाश डाला जाता है। जटिल सारणी को हम द्विगुण, त्रिगुण और बहुगुण सारणी में विभाजित कर सकते हैं। पहला है द्विगुण सारणीयन। द्विगुण सारणी उसे कहते हैं जिसमें किसी विशिष्ट घटना से संबंधित दो लक्षणों या गुणों को दिखाया जाता है। त्रिगुण सारणी में किसी घटना अथवा तथ्य से संबंधित तीन विशेषताओं को एक साथ दर्शाया जाता है। इसी तरह बहुगुण सारणीयन के अंतर्गत किसी एक घटना अथवा तथ्य के तीन से अधिक परस्पर संबंधित गुणों को प्रदर्शित किया जाता है। अनुसंधान में यह सबसे अधिक जटिल सारणी है, किंतु इसके महत्व के कारण इसको काफ़ी प्रयोग में लाया जाता है और इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन सारणी को देखकर करते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कि सारणी निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक नियमों का हमें ध्यान रखना है और क्या सावधानियां रखनी है। सारणी निर्माण कोई बहुत सरल कार्य नहीं है, बल्कि ये ऐसा कार्य है जो कि शोधकर्ता के अनुभव, कार्यकुशलता और उसके विशुद्ध ज्ञान पर आधारित है। यही कारण है कि सारणी का निर्माण मनमाने ढंग से नहीं किया जाना चाहिए और सारणी का निर्माण करते समय कुछ नियमों और सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, सारणी का शीर्षक। सारणी का एक उचित तथा संक्षिप्त शीर्षक का होना आवश्यक है। शीर्षक को मोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए और शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो सारणी के विषय, वर्गीकरण के आधार आदि को स्पष्ट कर सके। वास्तव में सारणी को देखकर ही यदि उसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तो शीर्षक की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। नेक्स्ट, स्तंभों का आकार, साइज ऑफ कॉलम्स। स्तंभों के आकार का निर्धारण करते समय उस कागज के आकार का ध्यान रखना चाहिए जिस पर सारणी को बनाया जाता है। अनावश्यक रूप से स्तंभों का आकार ना तो बहुत बड़ा रखना चाहिए और न ही बहुत छोटा। स्तंभों की लंबाई चौड़ाई का निर्धारण तथ्यों के विवरण के आधार पर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, अनुशीर्षक, कैप्शन। प्रत्येक स्तंभों और कॉलमों का अनुशीर्षक होता है जिससे कि बहुत स्पष्ट रूप में लिखा जाना चाहिए, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि कॉलम विशेष में किन तथ्यों या आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है पंक्तियों में सूचना लिखना, राइटिंग इन रॉज। तथ्यों में मौजूद संख्याओं का निरूपण पंक्तियों में कई विधियों से लिखा जा सकता है। शोध के उद्देश्य को ध्यान में रखकर इसका चुनाव किया जाना चाहिए। इसी तरह स्तंभों का क्रम, सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स। कतारों के समान ही कॉलमों को भी कई प्रकार के क्रमों में लिखा जा सकता है। कॉलमों का निर्माण करते समय कॉलम्स का निर्माण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे प्रथम कॉलम में प्राय
विवरण लिखा जाना चाहिए, जिससे आगे लिखी संख्याओं का परिचय प्राप्त हो सके। अधिक महत्वपूर्ण सूचना को यथासंभव बाईं ओर के कॉलम में लिखा जाना चाहिए। तुलनीय संख्याओं को पास पास देना चाहिए, जैसे पुरुष, स्त्री, शिक्षित, अशिक्षित आदि। संख्याओं के प्रतिशत, माध्य अथवा अनुपात को संख्याओं के बगल में ही रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्तंभों का विभाजन, डिवीजन ऑफ कॉलम्स। यदि आंकड़ों या तथ्यों को कई वर्गों तथा उपवर्गों में विभाजित किया जाना आवश्यक हो तो कॉलम्स का विभाजन भी उसी अनुसार किया जाना चाहिए। पर यह विभाजन इस प्रकार होना चाहिए कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग से सरलतापूर्वक पृथक किया जा सके। नेक्स्ट है योग, टोटल। यदि कॉलम्स को कई उपवर्गों में विभाजित किया गया हो तो प्रत्येक उपवर्ग का योग, टोटल अलग अलग दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है टिप्पणियाँ, नोट्स। यदि सारणी में उल्लेखित संख्याओं या फिर सारणी के संबंध में कोई विशेष बात बतानी हो तो उसे सारणी के नीचे एक या एक से अधिक टिप्पणियों के द्वारा प्रकट कर दिया जाना चाहिए। यदि टिप्पणी किसी विशेष संख्या से संबंधित हो तो उसे कोई चिन्ह लगाकर स्पष्ट कर देना चाहिए कि अमुक टिप्पणी अमुक आंकड़े से संबंधित है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुद्दों से संबंधित कुछ आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते और ऐसी स्थिति में उस कॉलम को खाली न रखकर किसी चिन्ह द्वारा भर दिया जाना चाहिए तथा इसका उल्लेख नीचे कर देना चाहिए, जिससे कि अध्ययनकर्ता के मन में उस कॉलम के प्रति संदेह खत्म हो जाए। अब हम चर्चा करेंगे सारणियन के लाभ या उपयोगिता, एडवांटेजेस और यूटिलिटी ऑफ टेबुलेशन। संकलित तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद उन तथ्यों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि सारणियन में निम्नलिखित उपयोगिता या लाभ हमें प्राप्त होते हैं। सारणियन का पहला लाभ या उपयोगिता यह है कि इसमें समस्त संकलित तथ्य एक तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप तथ्यों के ढेर को क्रमबद्ध व सजा रूप प्राप्त हो जाता है और हमारे लिए ये आकर्षक बन जाता है। सारणियन की दूसरी उपयोगिता या लाभ यह है कि इसके द्वारा जटिल व अव्यवस्थित तथ्यों को एक सरल व स्पष्ट रूप मिल जाता है, जिससे विश्लेषणात्मक कार्य में मदद मिलती है। सारणियन का तीसरा लाभ यह है कि इससे समय और स्थान की बचत होती है। सारणियन का चौथा लाभ या उपयोगिता यह है कि वैज्ञानिक विश्लेषण व व्याख्या के कार्य को सरल बना देती है और इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक विश्लेषण व व्याख्या के लिए माध्य, विचलन, सहसंबंध आदि महत्वपूर्ण होते हैं और सारणी इस दिशा में सहायक सिद्ध होती है। सारणियन की पांचवी उपयोगिता यह है कि ये तुलनात्मक अध्ययन कार्य को अत्यंत सरल बना देती है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि सारणी में आंकड़ों को इस ढंग से सजाया जाता है कि इसका तुलनात्मक महत्व स्पष्ट हो जाता है। सारणियन की कुछ सीमाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। इसकी पहली सीमा यह है कि इसके द्वारा केवल संख्यात्मक तथ्यों का प्रदर्शन ही संभव है, गुणात्मक तथ्यों का प्रदर्शन सारणी के द्वारा संभव नहीं है। इसी तरह दूसरी सीमा यह है कि ये साधारण व्यक्तियों के लिए बहुधा बेकार सिद्ध होती है। सारणियों को समझने के लिए अंकों का उच्च ज्ञान होना आवश्यक है। यही कारण है कि सामान्य ज्ञान वाले साधारण लोगों के लिए सारणी के अंकों के मेले को समझना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट है कि इसके अंतर्गत किसी भी एक इकाई, यूनिट अथवा मद के महत्व को अलग से दिखाना संभव नहीं होता है, चाहे शोध के दृष्टिकोण से उसका महत्व कितना भी क्यों न हो। इसी तरह यह साधारण पाठकों के लिए बोझ बन जाती है, क्योंकि इसे समझने के लिए अधिक दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त सीमाओं के रहते हुए भी सारणियन का परित्याग संभव नहीं है और वास्तविकता तो यह है कि इसकी सीमाएं इसकी उपयोगिताओं से कहीं अधिक गौण है। वस्तुनिष्ठ शोध की कल्पना
तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक शोध कार्य में सारणियन को उचित स्थान न दिया जाए।